Assalamualaikum viewers, this is Kamran Ali and today in this video we will discuss the very famous poem The Lamb by William Blake। आज की इस वीडियो में हम इस पोम की समरी देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि विलियम ब्लेक का इंट्रोडक्शन। अच्छा, विलियम ब्लेक मैं आपको बताता हूँ कि ये लंदन में पैदा हुए हैं 28 नवंबर 1757 में। उसके बाद ये एक बहुत ही रिमार्केबल पोएट रहे हैं रोमांटिक एरा के, रोमांटिक एज के। तो सब जिन व्यूअर्स को नहीं पता कि रोमांटिक एज क्या है, तो रोमांटिक एज एक लिटरेरी मूवमेंट है और एक आर्ट की मूवमेंट है जो यूरोप में आई थी तकरीबन 18th सेंचुरी में और फ्लरिश की थी अर्ली 19th सेंचुरी में। अच्छा, इस जो रोमांटिक मूवमेंट में क्या होता है, इसमें जो है ना, जो राइटर्स हैं, जो पोएट्स हैं, जो पेंटर्स हैं, वो सब मतलब इमोशंस पे, इमेजिनेशन पे और नेचर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये रोमांटिक आपने वो रोमांटिस वॉल नहीं समझना। तो रोमांटिक जो है ना, रोमांटिक एक टाइप का मतलब एक एज है, रोमांटिक एरा, जिसमें जो पोएट्स हैं और राइटर्स हैं वो फोकस करते थे नेचर पे, इमेजिनेशन पे और इंडिविजुअल इमोशंस पे। तो ये विलियम ब्लेक भी इसी एरा का पार्ट रहे हैं और इसी एरा में पैदा हुए थे। और उसके बाद इनका जो आगे लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट, डिनायल ऑफ लव फ्रॉम द फैमिली माइट हैव जनरेटेड इन ब्लैक्स माइंड एन एक्सोटिक इमेजिनरी ऑफ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन। अच्छा, उस फैमिली का उसको शायद प्यार नहीं मिला, तो इस वजह से उसका जो है ना इन्फ्लुएंस रहा है उसकी पोइट्री पे, उसके वर्क्स पे। Black made a modest but promising start as a poet, as a painter, as a book illustrator। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये विलियम ब्लेक एक फेमस पोएट रहे हैं, पेंटर रहे हैं और एक बुक इलस्ट्रेटर रहे हैं। In 1789 began attending meeting of the Swedenborgian Society inspired by the writing of Swedish scientist। तो जब इन्होंने एक मीटिंग अटेंड की थी स्वीडन में, वहाँ पे जो स्वीडिश साइंटिस्ट थे उन्होंने इनकी राइटिंग को काफ़ी मतलब पसंद किया। इन 1827 डाइड एज 69। अच्छा, उसके बाद जो है ना 1827 में इनकी डेथ हुई है 69 ईयर्स की एज में। तो ये था विलियम ब्लेक का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखते हैं इनकी जो द पोम है द लैम्ब, इसका इंट्रोडक्शन। तो इस पोम में जो है ना दिस इज इंक्लूडेड इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस पब्लिश्ड इन 1789। तो ये जो पोम है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एक उसका कलेक्शन है पोम्स का, उसमें ये पब्लिश हुई है 1789 में। उसके बाद जो है ना, द लैम्प इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट लिरिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मैंने आपको बताया कि ये लिरिकल पोम है, इसमें मतलब रिदम है, सॉन्ग की तरह किसको बोला जाता है। और उसके बाद है डायलॉग बिटवीन द चाइल्ड एंड द लैम्प। अच्छा, इस पोम की जो ओवरऑल थीम है ना, वो ओवरऑल थीम ये है कि वो एक चाइल्ड है जो एक लैम्प से क्वेश्चंस कर रहा होता है, फिर उन्हीं क्वेश्चंस का वो आंसर कर रहा होता है बाद में। तो लैम्प यूनिवर्सल सिंबल ऑफ सेल्फलेस इनोसेंस जीसस, द लैम्प इज द जेंटल इमेजिनेशन, द डिवाइन ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे पोएट ने रेफरेंस दिया है हमें कि जो लैम्प है वो एक तो यूनिवर्सल सिंबल ऑफ सेल्फलेस इनोसेंस है, और उसके अलावा लैम्ब जीसस को वहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पोम में ज़्यादातर अगर हम देखें तो जो लैम्ब है वो जीसस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीसस हिमसेल्फ को। उसके बाद द लैम्ब इज़ अ जेंटल इमेजिनेशन, द डिवाइन ह्यूमैनिटी। तो ये भी इसमें आ सकता है एक पॉइंट। चलिए अब हम पोम को पढ़ते हैं डिटेल वन बाय वन, तो ताकि हमें इसका आइडिया हो जाए। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है। लिटिल लैम्ब हु मेड दी, लिटिल लैम्ब तुम्हें किसने बनाया। Dost thou know who made thee? Do you know तुम्हें किसने बनाया। Gave thee life and feed bid thee feed, तुम्हें किसने जिंदगी दी और तुम्हें खाना किसने सिखाया। By the stream and over the mead, by the stream का मतलब है कि रिवर के नदी के साथ, और over the mead मतलब
और मेड का मतलब होता है मेडोज। मेडोज होता है जो ग्राउंड होते हैं, ग्रासी ग्राउंड्स के उन ओवर द मेडोज, उनके ऊपर। गेव द क्लोथिंग ऑफ डिलाइट, तुम्हें ये क्लोथिंग ऑफ डिलाइट किसने दी? जो अब यहाँ पे जो है ना, ये जो पोएट है यहाँ पे, गेव द क्लोथिंग ऑफ डिलाइट, ये लाइन कह रहा है कि तुम्हें जो, तुम्हारे जो जिस्म पे ऊन है, लैम्प को कह रहा है, तो तुम्हारे जिस्म पे जो ऊन है वो तुम्हें किसने दी? सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग वूली ब्राइट, तो ये उसी की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है कि ये तुम्हारी जो ऊन है सॉफ्टेस्ट है और वूली है और ब्राइट है, ये तुम्हें किसने दी? गेव दी सच अ टेंडर वॉइस, और तुम्हें ये सॉफ्ट आवाज किसने दी? मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस। अच्छा, जो यहाँ पे वेल्स वर्ड है, ये वेल्स वर्ड का मतलब है वैलीज, ये वैलीज से निकला है, और रिजॉइस का मतलब है ग्लैड। तो मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस, जो तुम्हारी ये आवाज है ये सारी वैलीज को, मतलब सारी घाटियों में एक खुशी की लहर पैदा करती है, खुशी देती है। लिटिल लैम्ब हु मेड दी, तुम्हें किसने बनाया? दस दो नो हु मेड दी, डू यू नो, तुम्हें किसने बनाया? ये दोबारा वही सेंटेंस रिपीट करता है। अच्छा, इस स्टैंजा में हो क्या रहा है कि एक चाइल्ड है और एक लैम्ब है, मतलब वो चाइल्ड लैम्ब से ये सवाल कर रहा है सारे कि तुम्हें किसने बनाया, तुम जानते हो तुम्हें किसने बनाया? तो ये एज अ इनोसेंस की यहाँ पे बात हो रही है, चाइल्डहुड इनोसेंस वगैरह की। उसके बाद हम देखते हैं हम अपना नेक्स्ट स्टैंजा। अब जो उसने सवाल किए थे बच्चे ने, अब वही सवालों के जवाब वो खुद ही दे रहे हैं यहाँ पे। लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी, लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कौन हो, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कौन हो। ही इज कॉल्ड बाय द नेम, ही इज कॉल्ड बाय द नेम, मतलब जो तुम्हारा नाम है उसी को ही, वो उसको भी वही कहा जाता है। मतलब यहाँ पे आप, ये लाइन जो है ना, ये हमें सिंबलाइज कर रही है जीसस को, कि मतलब जो जीसस को भी लैम्ब कहा गया है बाइबल में कई जगह पर। तो जो अब ये बच्चा है वो कह रहा है कि ही इज कॉल्ड बाय द नेम, फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्ब, और वो वहाँ पे फिर उसको कह रहा है कि वो खुद को भी लैम्ब ही कहता है। लैम्ब ऐसा एक इनोसेंस की सिंबल में, तभी वो, मतलब जीसस हिमसेल्फ वो खुद को कह रहे हैं। ही इज मीक एंड ही इज माइल्ड, ही इज मीक एंड ही इज माइल्ड। अच्छा, यहाँ पे अब जो मीक का वर्ड है ये जेंटल, जेंटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मीक का मतलब होता है जेंटल, और माइल्ड का मतलब होता है सॉफ्ट। तो ही इज मीक एंड ही इज माइल्ड, वो मीक भी है और सॉफ्ट भी है। ही इज बिकम अ लिटिल चाइल्ड, मतलब ही बिकम अ लिटिल चाइल्ड, मतलब वो जब यहाँ पे इस जमीन पे आए, मतलब जीसस की यहाँ पे बात हो रही है कि वो जब यहाँ पे जमीन पे आए वो भी एक बच्चे के रूप में आए थे, लिटिल चाइल्ड के रूप में। आई अ चाइल्ड एंड दो अ लैम्ब, और यहाँ पे मैं एक बच्चा हूँ और दो अ लैम्ब, और यू आर अ लैम्ब। उसके बाद वो कहता है वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, इसका मतलब है कि हम उसके नेम से बुलाए जाते हैं। मतलब एक तो जीसस को बच्चा भी कहा जाता है कि मतलब वो बच्चे के रूप में आए थे। तो वैसे भी हमारे यहाँ अगर देखें तो हम कहते हैं कि बच्चे तो खुदा का रूप होते हैं, तो मतलब इसमें क्योंकि उनमें इनोसेंस होती है बच्चों में, तो ये लाइन उसी को वो सिम्बलाइज करिए कि वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, क्योंकि इनोसेंस सिर्फ एक तो छोटे बच्चों में होती है और दूसरा गॉड में। उसके बाद वो कहता है कि लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी, लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी। तो यहाँ पर हमारी पोम ख़त्म होती है। तो आगे हम देखते हैं, तो आगे देखते हैं हमारे पास इसकी थीम्स। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इनोसेंस पे बेस करती है, क्योंकि इसमें सारी जीसस क्राइस्ट की बात हुई है, और ऊपर से लैम्ब की बात हुई है, और क्योंकि वो लैम्ब भी एक इनोसेंस की सिंबल है, बच्चा की भी एक इनोसेंस की सिंबल है, और जीसस हिमसेल्फ भी एक इनोसेंस की सिंबल है। उसके बाद ये पोम है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, क्योंकि देखें इसमें मतलब जो पोएट हैं विलियम ब्लेक, उन्होंने ये जीसस की तारीफ के लिए एक ये पोम लिखी है कि जीसस की क्वालिटीज़ के लिए। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे, ये है इसका मेन थीम नेचर। नेचर मतलब कि
जहाँ पे वैलीज की बात हुई है, जहाँ पे लैम्प की बात हुई है। लैम्प भी एक नेचर का सिंबल है, मतलब एवरीथिंग इन दिस मोमेंट, जो भी जिसने नेचर की बात की है वही इसमें वो आ रही है। उसके बाद है सिंबलिज्म, इसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज हुई हैं। उसके बाद देखते हैं हम लिटरेरी डिवाइसेस के, इसमें जो है ना राइम स्कीम। अच्छा, राइम स्कीम इसमें जो है ना ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई, जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा मैंने बताया था, क्योंकि वो एक लिरिकल स्टैंड एक पोम है इस वजह से। उसके बाद हमारे पास आता है रेट्रिक क्वेश्चंस। लिटिल लैम्ब हु मेड दी, डू यू नो हु मेड दी। तो ये एक रेटोरिक क्वेश्चन है जो हमारी फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट 2 लाइन्स हैं। उसके बाद हमारे पास आती है मेटाफर, gave the clothing of delight, softest clothing, woolly bright। तो ये एक मेटाफर है कि मतलब वो पोएट को पता तो है वो क्या कह रहा है, मगर वो एज ए मेटाफरिकल वे में कह रहा है। अब पर्सोनिफिकेशन होता है जो भी एक ह्यूमन एट्रीब्यूट्स किसी नॉन ह्यूमन थिंग को देना, वो होती है पर्सोनिफिकेशन। गेव दी सच ए टेंडर वॉइस, मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस। अच्छा, टेंडर वॉइस तो अब ये सिर्फ ह्यूमन एट्रीब्यूट है, तो वो उसको उसने पर्सोनिफाई किया है एज अ लैम्ब के ऊपर। उसके बाद हमारे पास एनाफोरा, दिस इज काइंड ऑफ रेफरेंस, ही इज मीक एंड ही इज माइल्ड, ही बिकम अ लिटिल चाइल्ड। मतलब वो एक रेफरेंस के तौर पे है, इसको इन लाइन्स को वो यूज कर रहा है। उसके बाद है एलिट्रेशन। हमारे पास एलिट्रेशन होती है कि वो जो रिपीटेशन ऑफ साउंड्स, लिटिल लैम्प, यहाँ पे एल एल का और उसके बाद दो दी और मीक माइल्ड, तो ये हमारे पास एक एलिट्रेशन की एक डिवाइस बन गई है। उसके बाद हाइपरबली। हाइपरबली होती है कि मतलब जो किसी चीज को एग्जैजरेट करना। गेव दी सच अ टेंडर वॉइस, मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस। तो ये एक ऐसी एग्जैजरेटेड बात है जितनी मतलब उसकी सॉफ्ट आवाज ने पूरी वैलीज को जो है ना खुश कर दिया है, तो ये एक एग्जैजरेटेड बात है, इस वजह से इसको हाइपरबली कहा गया है लाइन नंबर 7 और 8 में। उसके बाद हमारी पोम की हमारी वीडियो की एंडिंग आती है। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें वीडियो को। थैंक यू।